Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल अचीवर्स में। दोस्तों, आज आप लोग के सामने एनटीपीसी का जो आज एग्जाम हुआ है 8 जनवरी का पेपर जो हुआ है उसका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का डिस्कशन करने वाला हूँ, एनालाइज करने वाला हूँ। जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए और जो भी प्रश्न आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ और काफ़ी शानदार तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा और वीडियो को क्या करना है अपने अटेंडेंस के रूप में कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। वो हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आई होप ये एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रखूँ, आई होप आप लोग पूरा करोगे। तो चलिए, सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं अभी तक वो मतलब सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल को दबाकर ऑल पे टैप करें। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न जो आपके एग्जाम में जो मेरे स्टूडेंट्स लोग से मैं पूछा और उन लोगों से मेरा जितना भी कोशिश करके जितने सारे मुझे क्वेश्चंस मिले हैं, मतलब जितना भी मैं तगड़ा मेरा करना हुआ मैं किया और उसके बाद मैं आप लोगों के बीच ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो वो आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हु वाज द गवर्नर एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय आपके गवर्नर थे। 1857 का जो आपका रिवोल्ट हुआ था ना, सिपाही विद्रोह हुआ था ना, उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, काफी इजी प्रश्न था ये। मतलब आपका हिस्ट्री का जो कोई भी, मैं आपको पहला दिन बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट वाइसराय रहे हैं, गवर्नर जनरल रहे हैं, तो वो एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। एक्चुअली करना क्या है, आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से आपका 1857 याद कर लेना है। उसके बाद से आपको 1945 तक एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन आ रहा है और जितने भी गवर्नर जनरल एंड वाइसराय हैं वो सारे चीजों को आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है बस। और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपको ऊपर से, अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऊपर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक बार आप लोग जाइए और एक बार अच्छी तरीके से हिस्ट्री का ऊपर जो चीजें हैं, जो मतलब आपका जो टॉपिक होता है ना, हेडलाइन जो होता है ना आपका, जैसे 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसका 1813 में आया था, फिर 33 में आया था, तो वो चार्टर एक्ट हो गया, फिर या रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, जो भी आपका भारत अधिनियम हो गया, वो सारी चीजों को आप एक बार देख लीजिएगा। वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अंदर घुसना तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन था कि हु इज द सीईओ ऑफ आईएमआई। आईएमआई का सीईओ, पहले आईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंपीरियल मेटल इंडस्ट्रीज। क्या होता है? इंपीरियल मेटल इंडस्ट्रीज। और इसका जो आपके सीईओ है रॉय एमटीवीटी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन था कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी मैं पहले बोला था ना आपको विटामिन के बारे में, वायरस वगैरह जो भी आपके वायरल डिजीजेस वगैरह हैं, जो बैक्टीरिया डिजीज हो रहे हैं, जो आपका प्रोटोजोआ डिजीज हो रहे हैं, वो सारी चीजों को देख लीजिए क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन डी। तो कैल्सीफ्रोल बोलते हैं विटामिन डी को, क्या बोलते हैं? कैल्सीफ्रोल बोलते हैं विटामिन डी को। तो ये क्वेश्चन था व्हाट इज द मीन ऑफ बग। बग का मतलब क्या होता है? तो बग जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं या फिर जो भी आपके सॉफ्टवेयर साइट्स वगैरह होते हैं, वहां जो इश्यूज वगैरह होते हैं ना, वही बग कहलाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, मतलब काफी इजी प्रश्न है आपके, बस ऊपर से क्वेश्चंस पूछ रहा है। आप देख लो एक बार, आप लोग को रियलाइज हो जाएगा कि क्वेश्चंस कहां से आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि वो चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखे, ठीक है। फिर क्वेश्चन था कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैं कम से कम 15 से 20 बार करा चुका हूं कि आपका ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबरा है, ठीक है। जब भी मैं अभी करंट अफेयर्स का मैं अभी नहीं लेके आ रहा हूं और आई होप मैं आगे भी नहीं लेके आ पाऊँ। आपकी श्वेता मैम के द्वारा पर करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आया जाएगा, वो काफ़ी शानदार तरीके से आप लोग को टीच कर रही हैं, तो वही लेके आएंगी। और मैं जो भी चीज़ें आपको, आपका हिस्ट्री से हो जाएगा, पॉलिटिक्स हो जाएगा, जो भी चीज़ मुझे लगेगा कि आप लोग के लिए प्रोलिफिक है, तो वो चीज़ें मैं लेके आया करूँगा। और तो फिर जब मैं आपका कॉन्टिनेंट, जब मैं करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आ रहा था, तो उस समय जब भी ऑस्ट्रेलिया का कोई बात आता था तो मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारा कुछ डिस्कस करता था, ठीक है। उसका कैपिटल कौन है, वहाँ पे कौन कौन से माउंटेन रेंज है, उसके बाद से मैं बोलता कि वहाँ के कौन कौन से आपके रिवर वगैरह हैं, या मर्रे डार्लिंग रिवर हो गया, ग्रेट बैरियर रीफ हो गया, आपका माउंट कुक हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें मैं बताया हूँ, कौन कौन से आपका स्टेट्स वगैरह हो गए, कहाँ पे मेलबोर्न है, कहाँ पे सिडनी है, कहाँ पे क्या चीज़ें, वो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वहाँ से आपके वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से 2 प्रश्न आए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से 2 प्रश्न आए, वो आप नीचे जाओगे ना तो एक बार एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये भी प्रश्न मैं करा चुका हूं। तो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है एंड ऑस्ट्रेलिया इज द आल्सो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आगे के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन था कि सागर माथा माउंटेन इन विच कंट्री।
जो सागरमाथा है वो कौन से कंट्री में है, कौन कंट्री में है? तो ये नेपाल में सागरमाथा आपका माउंटेन है। और जो सागरमाथा है इट इज ऑल्सो नोन एज सागरमाथा, और इसका जो मेन नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को ही माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागरमाथा इन नेपाल, ठीक है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। तो काफी इजी प्रश्न है। आप लोग जो भी माउंटेन रेंजेस वगैरह है आपका, कि धौलागिरी कहाँ है या फिर आपका K2 कहाँ है, जो भी चीजें जहां जहां अवस्थित है एक बार आप लोग उसका ओवरव्यू देख कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वहां पे अगर जो क्वेश्चन आए तो आप लोग सही करके जाओ, ठीक है। फिर क्वेश्चन था कि हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ CII। ये रिसेंटली क्वेश्चन है, मतलब आपका लगभग 5 से 6 महीने के आसपास में क्वेश्चन है कि आप उदय कोटक जी को CII के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। CII में क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। और जो इसके CEO बने थे, सॉरी करंट प्रेसिडेंट बने थे, वो उदय कोटक बने थे। और ये कंपनी 1895 में स्टैब्लिश किया गया था। कौन कंपनी है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। ये प्रश्न पूछे गए थे। फिर पूछा गया था, काफी इजी प्रश्न है, काफी इजी प्रश्न, और ये क्वेश्चन आपको नहीं आता पता है तो आप दिक्कत में हो, कि रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग के रेशियो पूछ रहा था, ठीक है। तो आप लोग सबको पता होगा 3:2 जो है वो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका आपका ये है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है। और इस जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसको पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये भी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि आपके जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किनके द्वारा डिजाइन किया गया। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा आपके राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया। और 3:2 जो है वो रेशियो आपका इंडियन फ्लैग का, नेशनल फ्लैग का ये है, रेशियो है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं, और ये प्रश्न बहुत बार आपके जब आप लोग टेस्ट लगाते हो टेलीग्राम पे, हर दिन आपका जो टेस्ट होता है, जो लोग नहीं पता उन्हें मैं उन्हें एक चीज़ बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पे हर दिन टेस्ट होता है। सुबह में आपका 12 बजे के आसपास में आपका करंट अफेयर्स का होता है और स्टैटिक का भी होता है, और रात में आपका 8:30 बजे एक कोई इंडिविजुअल टॉपिक दिया जाता है। जैसे कोई ऐसा हो गया आपका हिस्ट्री चल रहा है तो हिस्ट्री में आपका कोई भी चीज़ें, जैसे आपका हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो वो चीज़ें हो गई, या फिर आपका मौर्य डायनेस्टी हो गया या मुगल डायनेस्टी हो गया, तो वो एक टॉपिक दिया था कि आज मुगल डायनेस्टी का टेस्ट होगा। और मुगल डायनेस्टी के बारे में पूरा आपको एक चीज़, मतलब जो भी कंटेंट होगी वो प्रोवाइड की जाती हैं, और उसके बाद रात में टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें पहले एक दिन आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया, जो लिंक में जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। उस लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए और वहाँ पे हर दिन टेस्ट दीजिए, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपका हर दिन रात में 8:30 बजे से आपका एक टॉप 25 क्वेश्चंस का मॉक होता है। उसके बाद से आपका एक इंडिविजुअल टॉपिक होता है, उस पर आपका टेस्ट होता है। तो आप लोग जुड़े और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे बहुत बार हो चुका है कि जो आपके नेशनल फ्लैग है उसका जो रेशियो है 3:2 है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। फिर था अगला क्वेश्चन था आपके नरम दल और गरम दल कौन से अधिवेशन में अलग हुआ था। ये आपका था कि वन क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द सूरत सेशन INC। एक्चुअली क्वेश्चन क्या था कि कौन से सेशन में नरम दल और गरम दल दोनों अलग रूप में विभक्त हुए थे। पहले क्या था कि नरम दल पहले कांग्रेस जो था पहले एक रूप में था, उसके बाद नरम दल और गरम दल में विभक्त हुआ। क्यों हुआ था? मतलब जो गरम दल का कहना था, मतलब कुछ लोग कहना था कि जो आप आज़ादी लेने की कोशिश कर रहे हो वो बिल्कुल आपका हिंसा से नहीं होगा, प्रेम भाव से आप आज़ादी मांगो कि भैया हमको इंडिपेंडेंसी दे दो खैरात में, वो कोई देने वाला नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा सा गर्म होना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना रुख चेंज करना पड़ेगा, अपना थोड़ा प्रवृत्ति चेंज करना पड़ेगा कि थोड़ा गर्म होइए तब जाके मतलब इंडिपेंडेंसी आपको मिलेगा, ठीक है। केवल प्यार से मोहब्बत से कर सकोगे तो पॉसिबल नहीं है, ये इनका मानना था। तो तभी इन दोनों के बीच तक कन्फ्लिक्ट हुआ था, दोनों में वाद विवाद हुआ था। तब आपके 1907 में 907 में आपके नरम दल और गरम दल चेंज हुए थे, ठीक है। दोनों मतलब दो रूप में विभक्त हुए थे। आपके सूरत अधिवेशन में आपके नरम दल और गरम दल दो भागों में बटे थे। और उसके बाद 1916 में आपके नरम दल और गरम दल आपके लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक साथ आ गए थे, ठीक है। तो आपके जो नरम दल थे उनके आपके मतलब जो इन्फ्लुएंसर थे, जो मतलब उनके जो आपके लीड जो कर रहे थे नरम दल को, वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गरम दल को आपके लाल बाल पाल, ठीक है, इन लोगों के द्वारा लीड किया जा रहा था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपके सूरत सेशन के 1907 के अधिवेशन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द कॉमन यूज ऑफ एसिड एंड वेस्ट। एसिड और वेस्ट के कॉमन यूज क्या होता है? तो उसका यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव के लिए, मतलब फूड को
आपके प्रिजर्व करने के लिए, आपके जो भी फूड वगैरह होते हैं तो उसको जो प्रिजर्व करता है, जो जैसे मतलब आपका कोई पिकल हो गया, आप जाते हो मॉल वगैरह देखते हो तो जो पिकल खरीदते हो, अचार खरीद कर घर लेके आते हो, तो वो आप बहुत दिन से पैकिंग हुआ रहता है, तो वो कैसे सही रहता है? अगर जो आप घर में से छोड़ देते हो अचार ऐसे ही मतलब बंद करके, तो देखते हो कि खराब हो जाता होगा। लेकिन वहां पे जो आपके एसिड और बेस के एक पर्याप्त मात्रा के कारण ही वो चीजें मतलब प्रिजर्वेटिव रहती हैं, मतलब सुरक्षित रहती हैं। तो ये एसिड और बेस को यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो ये प्रश्न थे। फिर व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओपेक, मतलब ओपेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये प्रश्न बहुत बार कराया जा चुका है। ओपेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेक का फुल फॉर्म देख लीजिए, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें कुल 13 मेंबर है। ओपेक में कुल 13 मेंबर है, और ये प्रश्न मैं बहुत बार कराया जा चुका हूं। ठीक है, जब भी ओपेक से संबंधित कोई क्वेश्चन होता था करंट अफेयर्स में, तब ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग महाराष्ट्र फोक डांस, तो महाराष्ट्र का फोक डांस के बारे में क्वेश्चन था। तो इजी प्रश्न है भाई, काफी ज्यादा इजी प्रश्न है। एक बार आप लोग फोक डांस वगैरह का देख लीजिएगा, आपके शास्त्रीय नृत्य वगैरह जो होते हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र का 2 फोक डांस है, आपका लावनी और एक तमाशा। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। फिर था क्वेश्चन नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो 28 फरवरी को सीवी रमन के जन्मदिन के उत्सव पे आपके नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। फिर था क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड, तो लेक सुपीरियर जो है वो पूरे विश्व का सबसे ताजे पानी का बड़ा झील है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, और काफी इजी प्रश्न भी है। फिर ग्लूकोज किस रूप में टूटता है, तो पैरुविक एसिड के रूप में ग्लूकोज टूटता है। बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन बिल्कुल अंदर नहीं गया है कि ग्लूकोज कैसे टूटता है, तो पैरुविक एसिड के रूप में ग्लूकोज टूटता है। फिर क्वेश्चन हु इज द इन्वेंटर ऑफ WWW, मैं ये प्रश्न कम से कम 10 बार करा चुका हूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं जब भी आपका एनटीपीसी का जो सेट चल रहा था, एनटीपीसी का जो सेट मैं करा रहा था, मतलब 37 सेट तक जो हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 बार ये प्रश्न पूछा था कि WWW का मतलब इन्वेंटर कौन थे, फुल फॉर्म क्या होता है। तो जब भी WWW का बात होता था तो मैं सारी चीजें डिस्कस करता था। तो WWW का फुल फॉर्म कहता है वर्ल्ड वाइड वेब, कहता है वर्ल्ड वाइड वेब, और टीम वर्नर ली के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था, और काफी इजी प्रश्न भाई। आप लोग लेक्चर मेरा देखते हैं हमेशा से हमको हमारे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको चीजें पता होंगी कि भाई ये क्वेश्चन सर करा चुके हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था वन क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन के बारे में था कि फॉर्ट्रेन क्या है, तो फॉर्ट्रेन एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है फॉर्ट्रेन? क्या है? एक टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और फॉर्ट्रेन का नेक्स्ट टाइम में आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला। एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग चीजें को देख लीजिए। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म, ठीक है। फिर था हु वाज द विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2007। भाई इतना इजी प्रश्न, और जो लोग नहीं जान रहे हैं, हालांकि लड़कियां थोड़ा सा क्रिकेट से उतना इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, अब तो फिलहाल लड़की भी इंटरेस्ट लेने लगी है, ठीक है। IPL वगैरह होते हैं, विराट कोहली जो फैन लड़कियां होती हैं वो तो देखती ही हैं, ठीक है। तो जो 2007 में जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, वो हमारे देश के कैप्टन किंग माही के द्वारा जिताया गया था। और पता है किसे हरा कर जिताया गया था? आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी जान के, जो लोग नहीं जानते हो। जो लोग जानते हो तो वो तो सही बात है, जो लोग नहीं जानते हो मैं बता दूं कि अपने चिर प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान को हरा के इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2007 को जीता था, ठीक है। उस समय कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे, जो कि टीम को लीड कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है कि 2007 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया जीता था। ये प्रश्न पूछा गया था। फिर तक नौकरी में समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो भाग 3 अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नौकरी में समानता का अधिकार का उल्लेख है। ये प्रश्न पूछे गए थे। फिर था भारत का दूसरा संवैधानिक पद कौन है? तो सबको पता है भाई कि जब हमारे देश में राष्ट्रपति नहीं होते हैं, राष्ट्रपति के एब्सेंस में आपका पद को कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो दूसरा संवैधानिक पद कौन हो गया? उपराष्ट्रपति का। अगर जो राष्ट्रपति का देहांत हो गया या फिर देश में नहीं है, तो उनके एब्सेंस में जो भी राष्ट्रपति का पदभार होता है वो उपराष्ट्रपति के पास होता है। तो दूसरा संवैधानिक पद कौन हो गया? उपराष्ट्रपति का। तो ये प्रश्न थे। फिर देखिए, माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन था कि BHU के संस्थापना के समय किसके द्वारा स्लोगन दिया गया था?
तो ये थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हूं, अगर दिया गया था तो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के, मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बीएचयू का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के द्वारा बीएचयू का स्थापना किया गया था, ये प्रश्न पूछे गए थे। फिर क्वेश्चन था कि आपके भारत में पहला ट्रेन कहां से कहां तक चला था। काफी ज्यादा इजी प्रश्न है भाई, काफी ज्यादा इजी प्रश्न है कि भारत में पहला ट्रेन जो है मुंबई से थाने के बीच में चला था, ये प्रश्न था। फिर था कि 2019 में के सिवन कौन से अवार्ड प्राप्त किए थे, तो अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 में के सिवन जी को, ये प्रश्न पूछे गए थे। फिर देखिए फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन फॉरेन सॉइल, कौन ऐसे व्यक्ति थे जो आपके फर्स्ट इंडियन थे जो कि फॉरेन सॉइल में मतलब विदेश में अपने देश का झंडा फहराए थे, तो मैडम बिकाजी कामा थे जो कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में ये इंडियन फ्लैग को फहराए थे। तो ये प्रश्न था, ये प्रश्न काफी ये प्रश्न काफी पेड प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है सारे प्रश्न, ठीक है। वैसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये नहीं कि कोई क्वेश्चन अंदर घुस के पूछा जा रहा है, बिल्कुल नहीं, ऊपर ऊपर से जो हमेशा आपके कमीशंस का, एसएससी का या फिर आपका रेलवे का जो फेवरेट क्वेश्चन रहा है वही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल कोई प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है। फिर था वर्ल्ड बैंक के एमडी पहले कहां कार्यरत थे, तो ये अंडर सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेजरी फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड अंडर डोनाल्ड ट्रंप। तो ये प्रश्न थोड़ा अच्छे हैं और ये प्रश्न मैं कहता हूं कि आपको नहीं पता है तो छोड़ देने में फायदा है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के जो एमडी हैं वो पहले कहां कार्यरत थे, तो अंडर सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के अंदर से, ठीक है। ये प्रश्न पूछे। अगला क्वेश्चन था कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है। ये क्वेश्चन मैं बोला था ना पहले कि आपके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न थे कि ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है, तो ये प्रश्न मैं बहुत बार करा चुका हूं। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, इसको बोलते हैं मूंगे की चट्टान, मूंगों की चट्टान को बोलते हैं, मतलब ग्रेट बैरियर रीफ में मूंग का चट्टान होता है, मतलब उसमें आपके प्रवाल भित्ति से मूंग बनता है, ठीक है, तो उसको एक्चुअली बोलते हैं मूंगों की चट्टान। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो जो कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है, ठीक है, उसको आप ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, वहीं पे आपके ग्रेट बैरियर रीफ ये है, ठीक है, वहीं पे मूंगे की चट्टान पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बहुत बार करा चुका हूं प्रश्न को, ठीक है। फिर था कि डॉल्फिन किस झील में पाई जाती है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूं इसे, क्योंकि जो डॉल्फिन का क्वेश्चन हमेशा आ रहा था वो गंगा नदी से संबंधित क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रयोग किया गया था कि डॉल्फिन किस झील में पाई जाती है। तो ये चिल्का झील में डॉल्फिन आपके पाई जाती है, ठीक है, जो कि आपके इरावदी डॉल्फिन एक टाइप का डॉल्फिन है, आपका इरावदी जो है एक डॉल्फिन का टाइप है जो कि चिल्का झील में पाई जाती है और इसका संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा पाया गया है। फिर था कि पॉइंटर एक कैसा डिवाइस है, प्लॉटर या पॉइंटर, थोड़ा सा इसमें मैं श्योर नहीं हूं, तो जो पॉइंटर जो प्लॉटर जो है एक टाइप का आउटपुट डिवाइस है। फिर था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो काफी ज्यादा इजी प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती। आप लोग बहुत बार ये प्रश्न को देख चुके होंगे, ठीक है। तो आर्य समाज का संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती, ये थे आर्य समाज के संस्थापक। फिर था लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट लेक, तो तंगानिका झील जो है वो पूरे वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट लेक है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। तंगानिका झील जो है वो पूरे वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट लेक है। फिर क्वेश्चन है वर्तमान के समय में हमारे देश के सीजीआई कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े जो है जो हमारे देश के सीजीआई हैं वर्तमान समय में। फिर तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या किसे कहते हैं, अब जो तंत्रिका तंत्र की छोटी इकाई होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो क्या होता है, तो न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र के स्मॉलेस्ट इकाई या तंत्रिका तंत्र के यूनिट कहते हैं। काफी इजी प्रश्न है भाई। भारत में पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहां खुलने वाला है, तो ये बड़ोदरा गुजरात के बड़ोदरा में भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय खुलने वाला है। तो ये प्रश्न बिल्कुल कई बार कराया जा चुका करंट अफेयर्स के वीडियो में। अगला क्वेश्चन था कि ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है, तो फाइब्रिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है। आपके विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से आपके ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। अगर जो आपको विटामिन के की कमी है ना, तो आपका रक्त का थक्का नहीं होगा, मतलब आपका जो कोई कहीं स्थान, कोई हाथ में कहीं कट गया, फिर कहीं पैर या कहीं बॉडी कोई पार्ट में कट गया, तो जो रक्त रुकता है ना, जो आपका ब्लड रुक जाता है, तो वो जो ब्लड रुकता है वो हमारे बॉडी के फायदे नहीं रुकता है। अगर जो हमारा रक्त नहीं रुकेगा तो हम किसी भी समय निकल सकते हैं मतलब मर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो विटामिन के होता है उसी के कारण रक्त का थक्का होता है। अगर विटामिन के हमारे शरीर में स्टेबल रूप से रहेगा तो हमारे रक्त का थक्का जमेगा, जिससे हमारे बॉडी के लिए अच्छा चीजें रहेंगी। तो ये फाइब्रिन के कारण ही ब्लड क्लॉटिंग होता है। फिर था कि स्टडी ऑफ वायरस, तो बायोलॉजी, कितने बार ये प्रश्न पूछ चुके हैं भाई, ये स्टडी ऑफ वायरस होते हैं वो बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। फिर कहा था कोयला का सबसे ज्यादा कहां उत्पादन होता है, तो झारखंड में
झारखंड में जो होता है वो कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये प्रश्न थे, काफी इजी प्रश्न थे। फिर क्वेश्चन था कि COP25 कहाँ आयोजित हुआ था। COP25 जो हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था, तो स्पेन के मैड्रिड में COP25 आपके आयोजित हुआ था। तो ये सारे प्रश्न थे शिफ्ट 1 के। चलिए अब देखते हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। तो चलिए अब शिफ्ट 2 को डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक करें यार, लाइक कीजिए, इतना तो बनता है, इतना तो आप लोग पे फर्ज मेरा बनता है कि आप लोग कम से कम मेरे वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स फ्लाई। अब देखिए साइंटिफिक नेम भी पूछा जा रहा है, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है, चाहे वो मानव का है, चाहे वो फ्रॉग का है, चाहे वो आपका फ्रूट्स वगैरह का जैसे मैंगो वगैरह का हो गया, या फिर आपका डॉग का हो गया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है वो एक बार आप लोग देख लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस है भाई, ये सब क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल है। आई होप आप लोग सारे लोग को याद भी होगा, ठीक है। तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। क्या है, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है। तो ये प्रश्न पूछा गया था, काफी इजी प्रश्न है। आप लोग बनाओगे ना, बनाओगे या नहीं बनाओगे, बनाओगे ऐसा आप लोग से मेरा उम्मीद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट। तो सेरिब्रेन जो सेरिब्रम जो होते हैं, जो सेरिब्रम जो होता है वो ब्रेन का 65% होता है। सबसे आपका जो बड़ा पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। इजी प्रश्न है या नहीं है, आपके बस पेट प्रश्न है, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जिसका वेट का जो सेरेब्रम है उसका वजन होता है 1450 ग्राम। कितना होता है, 1450 ग्राम। सेरेब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। ये प्रश्न पूछे गए थे। फिर पूछा गया था विटामिन 12 में, विटामिन 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इजी प्रश्न, कोबाल्ट जो है वो विटामिन 12 में पाया जाता है। विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, आप लोग सबको पता होगा। सारा प्रश्न इजी है भाई। साइमन कमीशन कब गठित किया गया था, तो 1927 में साइमन कमीशन गठित किया गया था। ये प्रश्न थे। फिर आपका क्वेश्चन डीआरडीओ था। मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, डीआरडीओ के हेड कौन है, कब इसका कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कब इसको स्टैब्लिश किया गया, सारे प्रश्न मैं बता चुका हूं। और मैं ये श्योर नहीं हूं कि कौन से प्रश्न पूछे गए थे, बस ये समझ लो कि डीआरडीओ से एक प्रश्न पूछे गए थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। ये प्रश्न कम से कम 4 से 5 बार आपके एनटीपीसी, यही एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। और ये प्रश्न अगर जो आप लोग हमें जो हमारा हर दिन का लेक्चर आता है आपका, ये एनटीपीसी का एनालिसिस अगर देख रहे होंगे तो बिल्कुल आप लोग ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। फिर था नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल का राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया, विद्या देवी भंडारी को। ये प्रश्न था। फिर अगला क्वेश्चन था फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो अरस्तु जो है, अरस्तु को फादर ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के जनक, फादर ऑफ अरस्तु यानी ज्योग्राफी के जनक अरस्तु को कहते हैं। यह प्रश्न था। राज्यसभा के पहले सभापति कौन रहे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो राज्यसभा के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिर था करेंसी ऑफ चाइना, चाइना का करेंसी, तो रेमनबी जो है वो चाइना के करेंसी है। ये प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न ना, चाइना का राजधानी पूछ देगा, करेंसी कौन है, सारा मैं करा चुका हूँ। करंट अफेयर्स में सब सारा कुछ करा चुका हूँ कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन से देश से बॉन्ड शेयर होता है, कहाँ कैपिटल है, कौन इसके इंपेरर है, ह्यूंगडी है, या फिर आपके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, सारा कुछ मैं करा चुका हूँ, ठीक है। फिर था वेट ऑफ हार्ट, वोमेन का जो हार्ट का वेट होता है वो कितना होता है, 230 से 280 ग्राम होता है वोमेन का, और मेन का 280 से 350 ग्राम वोमेन का, और सॉरी मतलब हार्ट का वजन होता है। वोमेन कितना होता है, 230 से 280 ग्राम, और मेन का 280 से 350 ग्राम होता है। तो ये फिर तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, इजी प्रश्न है भाई, काफी इजी प्रश्न है। फोर्स का एसआई यूनिट, तो न्यूटन जो होता है वो फोर्स का एसआई यूनिट होता है। फिर था सीएम ऑफ बिहार, प्रश्न आपके सीएम और गवर्नर से पूछे जा रहे हैं। तो अगर जो मेरे जो करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट है आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर जो अभी से भी करोगे ना, अगर जो आपका एग्जाम भी कुछ दिन बाद भी होगा ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस स्टेट वगैरह का आपको छूटेंगे नहीं, ये तो मैं श्योर करता हूं आपको, ठीक है। तो सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी को, सीएम रिसेंटली इलेक्शन हुआ था आपका बिहार में, तो नीतीश कुमार जी फिर से जीत के आए हैं आपके चीफ मिनिस्टर के रूप में, ठीक है। फिर था पीएम ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस के पीएम, तो ये आपके इंडियन मुल्क थे परवीन जगन्नाथ। तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स सेक्शन में कराया जा चुका है। जो परवीन जगन्नाथ है उनको, वो जो है वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ये प्रश्न था। फिर था पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है,
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन आगे क्या पूछ सकता है कि पंचायती राज जो है वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज को ऐड किया गया था। जबकि कब कब किया गया था? 1992 में। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि पंचायती राज जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था और 1992 में ये पंचायती राज आया था। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। फिर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये प्रश्न बहुत आपका जा चुका है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वो लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। फिर आखिर लिटमस पेपर क्या है? तो लिटमस पेपर क्या होता है कि एक इंडिकेटर, एक सूचक है कि कोई भी चीज आपका एसिडिक है या बेसिक है, मतलब एसिड है या बेस है, तो वो चीजों को बताता है। तो वो लिटमस पेपर के थ्रू ही हम लोग जान पाते हैं कि कोई भी चीज एसिड है या बेसिक है। ठीक है, तो ये प्रश्न था। फिर तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में। ये प्रश्न कराया जा चुका है बहुत बार, और जब आपका एनटीपीसी का 37 सेट हुआ था तो वहां पे भी ये क्वेश्चन को कराया जा चुका है कि रॉलेट एक्ट जो था वो 1919 में पारित हुआ था। फिर था यूएनओ के अस्थायी अध्यक्ष कितने हैं? यहाँ पे अस्थायी नहीं, अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो कुल 5 जो है वो यूएनओ के अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके, यूएस। कौन? चाइना, फ्रांस, यूके, रशिया और यूएस। इन 5 सदस्य हैं जो कि यूएनओ के अस्थायी सदस्य हैं। इन लोगों के पास बीटो पावर होता है। क्या होता है? बीटो पावर किन राष्ट्र के पास में? 5 राष्ट्र के पास में, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएस। तो ये 5 राष्ट्र के पास में बीटो पावर है और ये यूएनओ के परमानेंट मेंबर हैं। फिर तक गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब आया था? तो 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आया था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट आया था। चलिए मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। जो लोग रिसेंटली में परसों में एक लेक्चर लेके आया था गांधी जी के बारे में। गांधी जी से संबंधित हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है। आप देख लीजिए, यहां भी गांधी जी का मतलब उनके बारे में बात है, और एक क्वेश्चन और नीचे है उसमें भी गांधी जी की बात है। तो हर एग्जाम में गांधी से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए हमारी टीम के द्वारा आप लोग के फायदे के लिए गांधी जी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अबाउट 40+ प्रश्न मैं कराया हूं। ठीक है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तक जो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से जाइए और एक बार अवश्य देखिए, क्योंकि अगर जो वहां पे एक बार लेक्चर देख लेते हैं ना तो गांधी से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोग नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो गांधी इम्पैक्ट 1931 में आया था। ठीक है, फिर था हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर तक कैपिटल ऑफ इंडिया, आई थिंक ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसमें भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। फिर फादर ऑफ कंप्यूटर, काफी इजी प्रश्न है, काफी बार कराया जा चुका है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। फिर पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच वैल्यू क्या होता है? 3 से 10 के बीच में होता है। डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्लेसेस, ये प्लेसेस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्लेस पे आप हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो पीएच बदलता रहता है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू जो है सॉइल का वो 3 से 10 के बीच में होता है। तो ये प्रश्न था। फिर गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? जी हाँ, ये प्रश्न मैं कल करा चुका हूं। जो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं उन्हें गांधी जी के गुरु के नाम से जाना जाता है। मतलब उनके जो शिक्षा नहीं, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। चलिए, अगर जो लोग लेक्चर कल देखे हैं उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु किन्हें माना जाता है? गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु किन्हें माना जाता है? चलिए मैं ही बताता हूं, लियो टॉलस्टॉय को। लियो टॉलस्टॉय जी को गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं कल करा चुका हूं, ये भी और अध्यात्म गुरु भी। तो सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। देखिए यहां से 2 क्वेश्चन तो आ गए जो मैं कराया हूं, 2 क्वेश्चन तो यहीं पे आ गए। अरे मोस्टली क्वेश्चंस जो मैं करा चुका हूं, आपका रोक कब आया था, सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। फादर ऑफ कंप्यूटर वगैरह सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं भाई, वही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाहर से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। फिर आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां है? जब भी स्टेट वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जब भी करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं और आंध्र प्रदेश के बारे में बात होता है तो हमेशा आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट का बात होता है। तो मैं बताता हूं कि आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो अमरावती में है। ठीक है, तो जो लोग लेक्चर देख रहे हैं उन लोगों को तो पता होगा ही। फिर था फादर ऑफ जेनेटिक्स, काफी इजी प्रश्न है कि जेनेटिक के फादर किसे कहता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक के फादर कहे जाते हैं। वो मटर पे प्रयोग किए थे, आपको पता होगा। काफी इजी प्रश्न है, आप लोग सबको पता होगा, रियलाइज तो कर ही लोगे कि काफी इजी प्रश्न है। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन कब लाया गया था? अरे भाई कल ही तो कहा चुका हूं, गांधी से संबंधित जो भी आंदोलन है वो भी कहा चुका हूं। असहयोग आंदोलन 1920 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1920 में। ये भी प्रश्न हो चुका है। फिर अगला क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ व्हेल।
तो उसका होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फिर फुल फॉर्म ऑफ कोबाल्ट, देखिए भेल का पूछा है, फिर गेल पूछ देगा, फिर सेल पूछ देगा, तो ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि महारत्न कंपनी नवरत्न कंपनी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए कि महारत्न कंपनी कितने हैं, नवरत्न कंपनी कितने हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब तक फुल फॉर्म ऑफ कोवल, कोवल का फुल फॉर्म, तो ये क्वेश्चन कराया जा चुका है आपके जो कंप्यूटर क्वेश्चन कराया जाता है वहां पे ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। दीक्षा मैम और शिवम सर के द्वारा कंप्यूटर का क्वेश्चन लाया गया था, और जब शिवम सर लाए थे आपका कंप्यूटर का एब्रिविएशन क्वेश्चन, वहां पे कोबल कराया गया था। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबल का फुल फॉर्म होता है। भाई जितने सारे क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो ऑलमोस्ट 30 से 35 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, कि हमारे ग्रुप में, हमारे कहीं भी जो लोग हमसे जुड़े होंगे, जो हमेशा ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं, उनका कभी नहीं छूटेगा। 30 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना कि बिल्कुल नहीं छूटेगा। 10 क्वेश्चन के लिए आपको बाहर से फर्क करना पड़ेगा। इवन मैं 35 कह देता हूं भाई, 35 तक आपको कहीं मुंह नहीं मारना पड़ेगा। यहां हो तो आप सही करके जाओगे, बस ऑनेस्टली आप लगे रहो तब, ठीक है। फिर तक क्वेश्चन रिलेटेड टू फंक्शन की, फंक्शन की से क्वेश्चन था, F1 से F12 तक एक बार देख लीजिएगा। तो ये फंक्शन की से कोई क्वेश्चन था, मैं श्योर नहीं हूं कि क्वेश्चन क्या था, क्योंकि अच्छी तरीके से बताया नहीं गया था, बस बोले थे कि सर फंक्शन की से क्वेश्चन रिलेटेड था, तो बस आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक था। फिर आप FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी एब्रिविएशन में कराया जा चुका है। ये FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारे क्वेश्चन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के थे, ठीक है। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन ले रहा है और पैटर्न क्या रह रहा है, ठीक है। तो अगर जो आपका प्रिपरेशन अच्छा है और नॉर्मल प्रिपरेशन भी है अच्छा तरीके से, बस ऑनेस्टली पढ़ भी लिए ना, तो आप लोग कबाड़ के एग्जाम में आने वाले हो, ठीक है। तो ये सारा आज का एनालिसिस था 8 जनवरी का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, लोगों में शेयर करना है। वीडियो का स्तर बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद। अगला क्वेश्चन था कि ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? तो फाइब्रिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग होता है। आपके विटामिन डी की कमी से, विटामिन के की कमी से आपके ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। अगर जो आपका विटामिन के की कमी है ना, तो आपको आपका रक्त का थक्का नहीं होगा। मतलब आपका जो कोई कहीं स्थान, कोई हाथ में कहीं कट गया, फिर कहीं पैर या कहीं बॉडी कोई पार्ट में कट गया, तो जो रक्त रुकता है ना, जो आपका ब्लड रुक जाता है, तो वो जो ब्लड रुकता है वो हमारे बॉडी के फायदे नहीं रुकता है। अगर जो हमारा रक्त नहीं रुकेगा तो हम किसी भी समय निकल सकते हैं मतलब मर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो विटामिन के होता है उसी के कारण रक्त का थक्का होता है। अगर विटामिन के हमारे शरीर में स्टेबल रूप से रहेगा तो हमारे रक्त का थक्का जमेगा, जिससे हमारे बॉडी के लिए अच्छा चीज़ें रहेंगी। तो ये फाइब्रिन के कारण ही ब्लड क्लॉटिंग होता है। फिर था कि स्टडी ऑफ वायरस, तो वायरोलॉजी, कितने बार ये प्रश्न पूछ चुके हैं भाई, ये स्टडी ऑफ वायरस होते हैं वो वायरोलॉजी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे। फिर कहा था कोयला का सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो झारखंड में जो होता है वो कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये प्रश्न थे, काफ़ी इजी प्रश्न थे। फिर क्वेश्चन था कि COP25 कहाँ आयोजित हुआ था? COP25 जो हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो स्पेन के मैड्रिड में COP25 आपके आयोजित हुआ था। तो ये सारे प्रश्न थे शिफ्ट 1 के। चलिए अब देखते हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को।